अगर आपकी कुंडली में बहुत अधिक कोई देवगुरु बृहस्पति कुछ बुरा प्रभाव भी दे रहे हैं और आपको लगता है कि ये आने वाला जो परिवर्तन है आपके लिए शुभ नहीं है, नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार भी मैं आपको राशिफल का प्रेडिक्शन करने वाली हूँ कि कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र के जातकों के लिए कैसा फल मिलेगा। तो आप अपनी राशि को देखिए, साथ में जो आपके राशि का जो नक्षत्र है उसको देखिए। अगर मैंने कहा है कि नक्षत्र के अनुसार आपके लिए शुभ है, राशि के अनुसार आपके लिए शुभ नहीं है, तब आपको 50% का प्रभाव बुरा जो है वो मिलेगा और 50% का शुभ प्रभाव मिलेगा। अगर दोनों के हिसाब से ही शुभ आ रहा है, राशि भी और नक्षत्र भी, तब आपकी तो वारे नहीं आ रहे, दोनों हाथों में आपके लड्डू है। लेकिन अगर दोनों ही आधार पर अगर खराब रिजल्ट आ रहा है तो जरूर आपको सतर्क होकर के रहने की ज़रूरत है, फिर आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि देवगुरु बृहस्पति 1 मई को 2:30 बजे के आसपास मेष राशि को छोड़ करके वह शुक्र की राशि वृष में चले जाएंगे। वृष में रहते हुए वह जो है सबसे पहले वह कृत्तिका नक्षत्र में जाएंगे जो सूर्य का नक्षत्र है। तो कृत्तिका नक्षत्र में रहते हुए सूर्य का जो नक्षत्र है, तो यहाँ पे वो शुभ फल देने की कोशिश करेंगे। आपको एक छोटी सी चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ कि देवगुरु बृहस्पति जरूर शुक्र की राशि में जा रहे हैं, लेकिन वो नक्षत्रों को भोगते हुए ही आगे बढ़ेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनको ज्योतिष शास्त्र में जीव की संज्ञा दी गई है, जीव अर्थात प्राण, आपके अंदर जो प्राण है वह गुरु के कारण ही है। गुरु आपके लिए विद्या का कारक है, बुद्धि का कारक है, अध्यात्म का कारक है, स्त्रियों के लिए पति का कारक है, और गुरु से बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। गुरुदेव जो हैं वह वृष राशि में 1 मई को दोपहर के 2:30 बजे के आसपास जो है प्रवेश कर जाएंगे, और उसके 2 दिन बाद अर्थात 3 मई को गुरु जो है रात्रि में 10 बजे के आसपास जो है वह अस्त हो जाएंगे। तो गुरु जो है वृष राशि में रह करके वह सबसे पहले कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो सूर्य की राशि है। इसको आपको इस तरह से समझना चाहिए कि गुरु जो है जो वृष राशि के घर में जा रहे हैं उसके अंदर 3 कमरे हैं। तो सबसे पहले जो पहला कमरा है वह कृत्तिका का कमरा है। तो वह कृत्तिका के जो है वहाँ पे 3 नक्षत्र आते हैं, तो वो 3 नक्षत्रों का गुरु वहाँ पर भोग करेंगे। उसके बाद वह जो है कृत्तिका के बाद वह रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में जाने से पहले जैसे मैंने कहा है कि 3 मई को वह रात्रि के 10 बजे के आसपास गुरु अस्त हो जाएंगे, और फिर इस अस्त होने की अवस्था को हम लोग जो है तारा डूबना भी कहते हैं। यानी जब ये अस्त हो जाते हैं तो सभी प्रकार के शुभ कार्य जो है वह नहीं किए जा सकते हैं। तो करीब जब तक ये अस्त रहेंगे 3 जून को जो है ये जागृत हो जाएंगे, अर्थात फिर से उदित हो जाएंगे, और तब ये 3:21 के बीच में 3 जून को फिर से ये उदित अवस्था में आ जाएंगे। 1 महीने का जो टाइम है तब तक ये कुछ भी काम आप मई से लेकर के 3 जून तक आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। आखिर ऐसे कौन से कार्य होते हैं जब जब बृहस्पति का अस्त हो जाते हैं या फिर शुक्र भी अस्त हो जाते हैं? इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जब तक अगर ये दोनों तारे अगर डूबे हुए होते हैं तो कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। उसके बाद जब ये अस्त होने के बाद जब उदय होंगे तब जाकर के यह अक्टूबर में 9 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे के आसपास जो है फिर ये वक्री हो जाएंगे, और यह वक्री चाल जो है 4 फरवरी 2025 और दोपहर के 1:45 तक जो है इनकी ये चाल रहेगी। तो फिर ये कम से कम आप लगा लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 5 महीने तक ये वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। और वक्री के होने के बाद फिर ये वापस जो है मार्गी हो जाएंगे, और फिर ये मार्गी जो है मई तक रहेंगे, और उसके बाद फिर ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है वह मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो जब तक ये कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे, वृष राशि के कृत्तिका नक्षत्र में आपको एक फल मिलेगा। जब ये तीनों नक्षत्रों का भोग करते हुए जब ये जाएंगे रोहिणी में, रोहिणी जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, तो गुरु और चंद्रमा की आपस में बनती है। तो आप कह सकते हैं बेशक ये शत्रु के घर में है, लेकिन जो रोहिणी का जो कमरा है यानी चंद्रमा का जो कमरा है वहां पर ये रहने वाले हैं। उसके बाद रोहिणी के बाद फिर ये चले जाए 4 नक्षत्रों का भोग करते हुए ये चले जाएंगे मृगशिरा के नक्षत्र में। तो मृगशिरा का जो नक्षत्र है ये मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल भी इनके मित्र है। तो आप ये कह सकते हैं बेशक ये अगर आप दुश्मन भी मानते हैं शुक्र को, तो दुश्मन के घर में भी अगर ये जा रही हैं, लेकिन वो रह अपने मित्रों के कमरों में रहे हैं, यानी उनके मित्र पहले से ही वहाँ विद्यमान है। तो एक जैसे मैंने आपको बताया कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र, गुरु और सूर्य मित्र हैं। चंद्रमा जो रोहिणी है वो चंद्रमा, तो गुरु और चंद्रमा दोनों का जब मिलते हैं तो गस केसरी योग होता है, तो भी मित्र हैं। और फिर मंगल, जैसे अभी वो मंगल की ही राशि में है तो भी वो अपने मित्र की राशि में है, तो वो अपने मित्र के कमरे में जाकर के रहने वाले हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो जब ये तीनों नक्षत्रों का जो है मतलब
9 चरणों को जब ये भोग लेंगे उसके बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन हर नक्षत्र में ये अपने प्रभाव को बदलते रहेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और भी याद रखनी चाहिए कि हर नक्षत्र में अगर आप देखते हैं जो 3 डिग्री 20 मिनट का जो चरण रहता है, तो इसमें सबसे पहले ये जाते हैं नक्षत्रों में भी जो है, अगर आप नवांश देखते हैं तो नवांश में सबसे पहले देवता नवांश आता है, उसके बाद जो है ये मानव या नवांश, मनुष्य नवांश आता है, और उसके बाद आता है राक्षस नवांश। तो ये तीनों नवांशों का भोग भुगतेंगे। जब तक ये देवता नवांश में रहेंगे बहुत अच्छा फल देंगे। उसके बाद ये जब नर नवांश में चले जाएंगे, जिसे मैं मनुष्य बोल रही थी बाय मिस्टेक, तो जब ये नर नवांश में जाएंगे तब ये मध्यम अवधि का फल आपको देने लगेंगे। लेकिन जब ये राक्षस नवांश में चले जाएंगे तब इनके फलों में कमी आ जाएगी। तो ये अच्छे फल आपको कम देने वाले हैं और बुरे फल आपको ज़्यादा देने वाले हैं। तो ये इस तरह से सभी नक्षत्रों का भोग करते हुए देवता नवांश, नर नवांश और राक्षस नवांश के अनुसार आपको फल मिलेगा। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा है कि आपको जो भी फल मिलेगा वह दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा तो आपकी चल रही है, और गोचर में जो ये ग्रह घूम रहे हैं इसके अनुसार ही आपको ये फल प्राप्त होने वाले होते हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ कि आखिर जो है, अगर आप तुला राशि के हैं तो तुला राशि के जातकों के लिए ये कैसा फल देने वाले हैं। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि तुला राशि के लिए मैंने कहा है कि गुरु अष्टम भाव में आने वाले हैं। तो यहाँ पर बैठ के आपको अष्टम भाव का फल कैसे देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शास्त्रों में अगर आपने सुना है कि स्थान हानि करो गुरु, गुरु जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह की हानि करते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टियाँ होती हैं वह बहुत ही अमृतमय मूल्यवान मानी जाती हैं। तो वहाँ से बैठ करके वह अमृतमय दृष्टियों का जो है शुभ प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। तो अगर आप तुला राशि के हैं तो गुरु आपकी राशि में कहाँ पड़ेंगे, तो 7, 8, 9, तो उनकी एक राशि तो आपकी जो है तीसरे भाव में आ जाएगी, जो धनु आ जाएगी। फिर 9, 10, 11, 12 और एक राशि आपकी जो है छठे भाव में आ जाएगी, जो इनकी मीन राशि होती है। तो देखा जाए तुला राशि के लिए गुरु जो है त्रिक भावों में, उपचे भागों में आ जाते हैं। हाउस ऑफ सोरो यानी दुख का भाव इन्हें कहा जाता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी ये बन जाते हैं जो लोग तुला लगन के होते हैं। और तुला राशि के लिए भी गुरु का प्रभाव इसी प्रकार से रहता है। लेकिन अब गुरु क्योंकि तुला राशि वालों के लिए जो है अष्टम भाव में आ गया है, तो यह आपके अकारक ग्रह तो है ही है, साथ ही साथ आपके लिए ज़्यादा अनुकूल प्रभाव देने वाले नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर बैठ करके यह आपके लिए थोड़ा सा जो है शुभ प्रभाव कम, अशुभ प्रभाव ज़्यादा देंगे। लेकिन याद रखिए कि आपकी कुंडली में गुरु कौन सी जगह पर बैठा है ये भी आपको देखना है। तो मान लीजिए अगर मैं तुला राशि की हूँ और मेरी कुंडली में गुरु अगर शुभ भाव में आके बैठा है, त्रिकोण में आके बैठा है, तो मुझे उतना बुरा फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सचमुच में ही गुरु जो है त्रिक भावों में 3, 6, 8, 12 में अगर आकर के बैठा हुआ है तो डेफिनेटली फिर उसी हिसाब से फल आपको प्राप्त होने वाला है। तो 8वां भाव अगर आप देखेंगे तो 8वां भाव जो है आपके लिए एक तो अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी होता है, गुप्त विद्या का भाव होता है, गुप्त धन का भाव होता है। तो यहाँ पर बैठ के जरूर गुरु जो है थोड़ा सा आपको अध्यात्म में और खासकर जो कौन सा जो गुप्त वाला जो विद्याएं होती हैं उस तरफ आपका रुझान ज़्यादा होने वाला है। हो सकता है कि आपके मन में तंत्र मंत्र इत्यादि सीखने की भावनाएं जागृत होने लगे, तो आप गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए आप इसमें प्रयास करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपको शारीरिक चुनौतियां भी देने वाला है। अष्टम भाव से देखा जाए तो कमर के नीचे का जो हिस्सा रहता है जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हैं और थाइस तक का जो हिस्सा रहता है वह हिस्सा कहलाता है। तो आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि प्राइवेट पार्ट में कुछ ना कुछ इशू हो सकते हैं, या जो लोगों को जो पुरुष है उनके प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कुछ ना कुछ हर्निया जैसे कुछ प्रॉब्लम इशू आ सकती हैं। हो सकता है क्योंकि जो अष्टम यहाँ पे आके बैठे हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो आपको देंगे, लेकिन ये याद रखिए कि मृत्यु नहीं होने देंगे, ये इसकी गारंटी है। तो ये चीज़ जो है जीवन में परेशानियां तो आपको क्रिएट होने वाली हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आपको अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अष्टम में बैठ करके अब देवगुरु बृहस्पति जो है अपनी जो है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टियों का प्रभाव देंगे। तो अष्टम में बैठ के 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि वह आपके 12वें भाव में डालने वाले हैं। जब द्वादश भाव में 100% यानी पूर्ण दृष्टियां मानी जाती हैं, तो द्वादश भाव एक तो आपको खर्चों का भाव होता है, बेड प्लेजर सुख की सैया का भाव होता है, आपकी यात्राओं का भाव होता है, बल्कि विदेश यात्राओं को भी यहाँ से देखा जा सकता है, और खासकर आपके खर्चों का भाव होता है। तो आपके खर्चे तो करवाएंगे नो डाउट, लेकिन खर्चे जो होंगे वह शुभ कार्यों में किए जाने वाले खर्चे होने वाले हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ खर्चों पे भी आपको नियंत्रण रखना होगा। यहाँ पर बैठ करके जो है आपको छोटी मोटी यात्राएं भी करने को मिल सकती हैं, और वो
जैसे मैंने कहा, विदेश भी जाने का आपको मौका मिल सकता है, विदेश जाने में आप सफल हो जाएंगे। खर्च तो बढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन किसी न किसी प्रकार से आपको आर्थिक परेशानियां नहीं आने देंगे। यानी आपको कोई ना कोई इस तरह से जो है साधन बना देंगे कि आपके जो खर्चे जो आप हो रहे हैं उसके लिए पहले से ही वो धन जुटा देंगे। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि 7वीं दृष्टि वो धन भाव पर दे रहे हैं। तो धन भाव पर देने के कारण एक तो आपकी जो है वो बोनी का भाव भी है, आपके कुटुंब का भाव भी है, आपके धन का भाव भी है, जिसके कारण यहाँ पर दृष्टि डालने के कारण तो धन की प्राप्ति तो आपको होगी ही होगी। शुभ तरीके से आप धन की प्राप्ति करेंगे। आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मेरे पास धन कहाँ से आएगा। कोई कार्य आप करने की सोच रहे हैं और धन की कमी आपको महसूस हो रही है, तो कुछ इस प्रकार का जो है कुछ व्यवस्थाएं हो जाएंगी अचानक ही कि आपको आपके हाथ में धन की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही साथ आर्थिक खर्चों पे आपको बढ़ावा जो बढ़ेगा उसको आपको कम करने की सोचनी होगी। और जैसे मैंने कहा है कि आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, तो जो भी यात्राएं चाहे आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं या किसी भी कोई धार्मिक यात्राएं क्यों ना कर रहे हों, उसमें आपको फायदा अवश्य होने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जरूर आपको जो है थोड़ा सावधान रखना होगा। अब यहाँ पर बैठ के जो है अगर आप लोगों को कंठ से संबंधित या कुछ भी गले से संबंधित कुछ अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है तो वो धीरे धीरे आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और खासकर अगर आपके फेस का जो हिस्सा है यहाँ पर जो है वृष राशि का प्रभाव है, तो अगर फेस में भी कोई ना कोई इशू चल रहा हो, आपके मुंह में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो या आपकी आंखों में, तो याद रखिए जो बारहवां है वो आपकी दाईं आंख होती है और जो ये वाला हिस्सा है आपकी बाईं आंख होती है। तो अगर आंखों में कोई इशू चल रहा हो तो आंखें में भी धीरे धीरे जो प्रॉब्लम थी अब वह समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो वो भी आपको जो परेशानियां थी आंखों से संबंधित वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। धन का लाभ, जैसे मैंने कहा, अचानक ऐसे योग बन जाएंगे, धन भी आएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी वाणी के कारण, वाणी में मिठास अवश्य देंगे, लेकिन फिर भी आपको वाणी में कंट्रोल करके रखना होगा। कई बार जो है आप वाणी से जो है कि अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपके इस भाव पर रहने वाला है। तो जब गुरु के साथ जब छोटे छोटे ग्रह जब गोचर करेंगे तो उस समय सपोज मान लीजिए यहाँ पे मंगल आ जाते हैं, तो मंगल के कारण आपकी वाणी जो है वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगी। तो वाणी के कारण आपके ऊपर जो है कुछ लांछन लग सकते हैं। आप कुछ ऐसी बातें बोल देंगे कि आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाद विवाद भी हो सकता है परिवार वालों के साथ, धन संबंधी कुछ इशू आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि आपको गुरुदेव हमेशा अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि बाकी ग्रह आकर के जब गोचर में आएंगे, सपोज चंद्रमा आएंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है उस समय, तो इस हिसाब से इनके फलों में बदलाव होगा। अप्रैल के महीने में जरूर आपके लिए आय के बहुत अच्छे साधन बन सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा। जीवन में सुख सुविधाओं का जो है आपको फायदा होने वाला है। अब उसके बाद जब है उनकी अगर आप देखेंगे तो जो 9वीं दृष्टि है तो 7, 8, 9 आपके सुख के भाव पर पड़ रही है, आपकी माता के भाव पे पड़ रही है, आपके घर के ऊपर पड़ रही है। तो हो सकता है कि इस समय आप या तो जिनके पास घर नहीं है नया घर खरीद सकते हैं। अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको वाहन प्राप्त होगा। माँ की हेल्थ में अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो धीरे धीरे माँ की वो जो हेल्थ है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। 2024 में जरूर आपकी यात्राएं होने वाली हैं, अच्छी यात्राएं होने वाली हैं। पारिवारिक संबंधों में जरूर आपको जो है थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा है जब अन्य ग्रह यहाँ पर आएंगे तो अपना प्रभाव डालेंगे, तो बीच में कुछ इशू हो सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो है अपने लंबे अवधि के लिए अपने परिवार वालों के साथ मिलकर जुड़कर रहने की कोशिश करनी है। आपके जो भी साथी वगैरह होंगे, जिनके साथ जो है यानी जो मित्र इत्यादि होंगे, ये आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रह जाएंगे। परिवार के कर्तव्यों को आप अच्छे से निभाएंगे। आपके ऊपर जो भी पारिवारिक जिम्मेदारियां होंगी उनको आप ठीक करेंगे। लेकिन जब 3 मई से लेकर के 3 जून तक जब देव गुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो उस समय जरूर आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पिता की हालत जो है खराब हो सकती है, हेल्थ संबंधी कुछ उनको इशू आ सकते हैं। साथ ही साथ अस्त अवस्था में होंगे तो आपको भी जो है कुछ हेल्थ इशू, जैसे मैंने कहा अष्टम भाव में बैठे हैं तो हेल्थ इशू आपको भी आएंगे। तो आपको भी अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, खाने पीने का ध्यान रखना होगा। अक्टूबर के महीने में अगर आप देखेंगे तो फिर यह वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो जब ये वक्री अवस्था में रहेंगे 9 अक्टूबर को, उस समय जो है और ये जो है फरवरी तक वक्री यानी 5 महीने वक्री रहने वाले हैं, तब भी आपको उस समय किसी न किसी प्रकार का कोई अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आप ये धन वहाँ पर आ रहे हैं, उस समय आपको थोड़ा निवेश करने से बचना होगा। हाँ, अगर आपने पहले से कोई निवेश कर रखा, अगर आप शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश इत्यादि करते हैं तो कोशिश करिए आप शॉर्ट टर्म धन कमाने के लिए मत सोचिए, लंबा निवेश करिए। जैसे कई लोग जो हैं कुछ शेयर खरीद के रख लेते हैं और बाद में जब वो शेयर बढ़ जाते हैं तो उनको उससे फ़ायदा होता है। तो लॉन्ग टर्म निवेश अगर इस प्रकार से करेंगे तो उसमें आपको अवश्य फ़ायदा होगा। और इस समय कोई अगर आदमी अगर कोई या कोई व्यक्ति अगर आपको आकर के कहता है कि इस चीज़ में निवेश करो, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा।
तो ये थे देवगुरु बृहस्पति का जो वृष राशि में परिवर्तन कर रहे हैं उनके गोचर का फल कथन। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।